बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स की एक यूनिट, छोटी सी यूनिट है। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस पूरे कोर्स में हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे छोटी छोटी यूनिट्स को, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आता है, एटम एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। और अगर आप ये 4 यूनिट भी तैयार कर लेते तो छोटी छोटी यूनिट है जिसमें कि आपको 10, 12 या 15 क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ते हैं। इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और जितने 15 क्वेश्चन है या हर एक यूनिट में से 15 क्वेश्चन होंगे, उसी में से ही आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें +2 के न्यूमेरिकल सेक्शन की, तो न्यूमेरिकल सेक्शन पर ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। तो 4 चैप्टर्स आपको न्यूमेरिकल आने थे, उसकी वीडियो प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में ही आपको न्यूमेरिकल सेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर क्या आया था। लास्ट ईयर 2025 में 2025 सीरीज ए, बी और सी में किस तरह क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन जो देखने को मिला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, वो था व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड गिव्स 2 यूजेस ऑफ माइक्रोवेव। तो इस तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया था। देखो, पार्ट है पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताना, फिर मेन पार्ट के बारे में बताना, फिर आपको बीच में 2 यूजेस ऑफ माइक्रोवेव के बारे में बताना। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, ये भी थोड़ा सा देखो क्वेश्चन तोड़ के बनाया था। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट डाउन 4 मैक्सवेल इक्वेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर जो थर्ड क्वेश्चन आया था सीरीज सी में, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनी थी। फिर से एक और पार्ट इसका ऐड कर दिया उन्होंने, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है आने की, तो वो क्वेश्चन हमने डाल दिए है इसके अंदर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं इस यूनिट की, तो इस यूनिट में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डेरिवेशन है, एक मैक्सवेल वाली और एक है डेरिवेशन आपकी ट्रांसवर्स नेचर वाली। तो यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी वाली आती है, ये वाली, एक डेरिवेशन ये और एक डेरिवेशन आगे आएगी। बाकी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये भी थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट ही बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, टोटल जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 14 क्वेश्चन। अगर आप 14 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हो तो आपके 3 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ओके जी, डिस्कस कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा था, पहला क्वेश्चन आया था 2025 सीरीज ए में। और 2025 सीरीज ए में देखो क्या लिखा था, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड गिव्स 2 यूजेस ऑफ माइक्रोवेव। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 तरह की वेव होती है। अगर आपको पता होगा कि 3 तरह की वेव होती है, पहली होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो मैकेनिकल वेव को +1 पड़ता है। मैकेनिकल होती है 2 तरह की, आपकी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम रिक्वायर चाहिए होता है। अगर मीडियम रिक्वायर होगा तभी वो प्रोपेगेट करेगी। जैसे साउंड है, मैं बात कर रहा हूं, आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, एयर चाहिए, तभी साउंड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पहुंच जाता है। ठीक है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल वेव, उनके लिए मीडियम चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है 3 × 10⁸ से, और उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। उसको पढ़ते हैं हम लोग +2 में। और जो मैं बात कर रहा था मैटर वेव के बारे में, मैटर वेव भी आपके +2 में ही है। वो इसका अगला जो चैप्टर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपने क्या लिखना है, आप लिखना है ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक ऐसा स्पेक्ट्रम। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आता है गामा रेज, गामा रेज के बाद आता है एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आता है यूवी रेज, फिर ये है विजिबल पैटर्न। और विजिबल पैटर्न यहां पर ड्रॉ किया तो ये वाला विजिबल पैटर्न, तो ये वाला नहीं यहां पे, तो ये वाला है विजिबल पैटर्न आपका। विजिबल के बाद आती है इंफ्रारेड, फिर आती है माइक्रोवेव, फिर आती है रेडियो वेव। तो इसमें देखिए, अगर हम इस तरफ को बढ़े, इसकी होती है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। जैसे हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी फ्रीक्वेंसी, उससे कम इसकी फ्रीक्वेंसी, धीरे धीरे ये वाला जो ऑर्डर है, ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी सबसे कम इसकी, इंक्रीज इधर। इस तरफ को अगर हम लोग जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर मैं इस तरफ को जाऊं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम। जैसे रेडियो वेव है, रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा। इसलिए रेडियो वेव और माइक्रोवेव का यूज करता हूं कम्युनिकेशन के लिए। यहां पर देखिए विजिबल पैटर्न, विजिबल पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो विजिबल पैटर्न
भगवान ने हमारी आंखें इस तरह से डिजाइन की कि हम लोग हर चीज नहीं देख सकते। अगर हम लोग हर चीज देखने लगे तो पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, इसमें से गामा रेज की अगर मैं बात करूं तो गामा रेज को हम लोग नहीं देख सकते, एक्स रेज को हम लोग नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते, माइक्रोवेव को नहीं देख सकते, रेडियो वेव को नहीं देख सकते। अब माइक्रोवेव और रेडियो वेव को अगर हम लोग देखते तो क्या होता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज आ रहा होता तो आप देख सकते कि हमारी बिल्डिंग में इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने वीडियोज आ रही है, तो आप देख सकते थे। और ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, या इमेज ट्रांसफर हो रही है, लेकिन हम लोग इतनी सारी चीजें नहीं देख सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो देखने के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के करीब। और इसके बाद देखिए क्या पूछा गया है, इसका पूछा है कि नेम द मेन पार्ट्स। तो मेन पार्ट्स हमने बता दिए कि ये सारी चीजें। फिर माइक्रोवेव के यूजेस, तो माइक्रोवेव के यूजेस देखो क्या आता है। माइक्रोवेव का यूज किया जाता है रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, और इसका यूज किया जाता है स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल ऑटोमोबाइल वाइल इन मोशन। तो एक तो इसका कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये बोले कि रडार सिस्टम ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट हुआ। दूसरा आपके पास है स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। जैसे कोई बॉलर आपने देखा होगा कि भाई इसकी स्पीड 140 थी, 150 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा बॉल को, या उसकी 160। अब बॉलर इतनी फास्ट बॉल फेंकता है, अगर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो आपको कैसे लग जाता पता है कि इसकी स्पीड कितनी हुई। तो ये किस वजह से, ये माइक्रोवेव का यूज करके हम लोग उसकी स्पीड का पता कर लेते हैं। और ऑटोमोबाइल इन मोशन, आपने अपने आसपास देखा होगा कि अब ऑनलाइन चलान करते गाड़ियों के, ठीक है ना, उनकी स्पीड एकदम से आ जाती है ऊपर और लिखी आती है कि भाई आपकी स्पीड अब स्पीड है आपकी, तो इस वजह से आपका चलान काट दिया जाएगा। तो ऑनलाइन आपका चलान काट जाता है, वो भी किससे डिटेक्ट होता है, वो होता है डिटेक्ट माइक्रोवेव से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना सा था, तो आपने लिखना है। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में ये होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया था। सेकंड क्वेश्चन बोला गया था व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट डाउन 4 मैक्सवेल इक्वेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें। डिस्प्लेसमेंट करंट की तो अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा वो है कंडक्शन करंट। जो वायर के अंदर होता है वो होता है कंडक्शन करंट। याद रखना आपने कि अगर एक ऐसा करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से बनता है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो करंट आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर, कैपेसिटर इनसाइड, इनसाइड कैपेसिटर, इनसाइड कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर के अंदर आपने देखा होगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, ठीक है ना, उसकी वजह से जो करंट पैदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी वजह से ये एक ऐसा करंट था, ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसकी वजह से आप फोन चला पा रहे हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पता चला। यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट में आपने क्या लिखना है, इट इज दैट करंट विच कम्स इनटू प्ले इन रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। तो कहने का मतलब वही था, कैपेसिटर के अंदर यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आईडी से आप डिनोट करते हो। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो वायर में जो करंट होता है वो होता है कंडक्शन करंट, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट बने उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखिए आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे चेंज हो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इसका है जी एक्सप्रेशन। और इसके साथ में जब भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा था वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ आपको 1-2 पार्ट और देखने को मिलेंगे। इसमें जो पार्ट है देखो, इसमें पूछा गया था कि भाई मैक्सवेल की इक्वेशन बताओ। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में पहली इक्वेशन की अगर बात करें तो पहली इक्वेशन है जी ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ये गॉस का लॉ, गॉस लॉ पुराना वाला लॉ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा। फिर दूसरा है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 के इक्वल, ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसलिए वैलिड होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह से निकलती है और दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाती है, टर्मिनेट। मतलब ये कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्या करती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है। वो एक पॉइंट से निकलती है, दूसरे पॉइंट से फिर से आती है, वो टर्मिनेट नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 0। तीसरा आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरी इक्वेशन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू टाइम रेट, इसको बोलते हैं लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे का लॉ भी ये किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर जो 4th यूनिट अगर आप पढ़ते हो। और तीसरा जो चौथी इसकी इक्वेशन है मैक्सवेल की, चौथी इक्वेशन है लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो एम्पियर सर्कुलर लॉ था,
एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो मॉडिफाई फॉर्म थी, मैक्सवेल का लॉ, ये इसकी मेन है, ठीक है ना, जिसमें क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैक्सवेल ने किस तरह से एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई किया था। उसने कहा था, थोड़ा सा ऐड किया था कि भाई म्यू नॉट आई के साथ में क्या होना चाहिए, करंट सिर्फ एक ही नहीं, करंट के साथ में दूसरा करंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। तो ये था एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो ये 4 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और उसके पीछे हो सकता है इसके साथ में कोई और पार्ट भी ऐड करें, लेकिन 2025 के सीरीज बी में इन्होंने कोई भी ऐसा पार्ट ऐड नहीं किया था, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 सीरीज सी में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए, वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन था, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मैंने कहा था ना, डिफरेंट पार्ट में आ रहे क्वेश्चन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, these are those wave in which there are sinusoidal variation of electric and magnetic field vector at right angle to each other as well as right angle to the direction of propagation of the wave। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे कि आपके पास साइनसॉइडल वेरिएशन क्या होता है, आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप जिस भी कमरे में बैठे हो, उस कमरे का एक किनारा आपने पकड़ना है, एक कोना, ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट आपने पकड़ना है। तो कॉर्नर पॉइंट को आप लोग ओ समझ लो इस तरह से, और उससे 3 साइड आपको देखने को मिलेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो होगा क्या कि 2 साइड से दोनों वेव आएगी इस तरह से, और वो कहां से निकलेगी, वो निकलेगी तीसरी साइड से। तो ये है साइनसॉइडल वेरिएशन। यहां पर यही मतलब इसका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आई, वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड किस में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में, और ये दोनों इकट्ठे मिलकर कौन सी एक्सिस में जाएगी, तीसरी एक्सिस में जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जिस भी रूम में आप इस वक्त बैठे हो, आप जहां भी आप वीडियो देख रहे हो, तो आपने एक कॉर्नर पकड़ना है। कॉर्नर पकड़ने के बाद 2 साइड से, ठीक है ना, 2 साइड से कोई वेव लेकर आओ, और वो किस साइड से जाएगी, वो जाएगी तीसरी साइड से। जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस से जाएगी, ठीक है ना, हो सकता है एक वाई से आए, जेड से आए, तब एक्स में जाएगी, लेकिन अगर एक्स और वाई से आएगी तब किस में जाएगी, तब वो जेड में जाएगी। जिस भी रूम में आप खड़े तो उसके दूसरे वाले एक्सिस में जाएगी। तो आप अपनी तरफ से असाइन कर सकते हैं। साइनसॉइडल वेरिएशन का मतलब है साइन वेव। तो साइन वेव अगर आपने देखी होगी, तो साइन वेव इस तरह से बनती है, ये साइन वेव साइनसॉइडल वेरिएशन है। अगर इस तरह से साइन के एंगल बनाते रहेगी, इसमें क्या होता है, हर पॉइंट पे कोई चीज क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए ये है साइनसॉइडल वेरिएशन। नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहे कि भाई कैसे बनती है, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। If charged particles are accelerated, then both electric and magnetic field will change with space and time. It then produces electromagnetic wave। तो यहां पर सबसे जो मेन पॉइंट है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको पता होगा, अगर इफ चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे होता तो होती है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ चार्ज इज इन मोशन और बी इज कांस्टेंट, अगर चार्ज मोशन में और बी है कांस्टेंट, बी चेंज नहीं हो रहा, बी का मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगा, उधर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट जैसे बनेगी। लेकिन अगर जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो एक्सेलरेटेड है, तब बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसके साथ में अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करती है रेडिएशन को, और रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, रेडिएशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगा जी कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। These waves do not require any material medium for propagation। ये भी मैंने आपसे कहा था कि इसको वेव को चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे साउंड एक मैकेनिकल वेव है, उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन मैसेज हो या कोई ऐसी चीज हो, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो चले जाते हैं। फिर दे ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸, मतलब विद स्पीड ऑफ लाइट। आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तीसरा, the electromagnetic being uncharged are not the electromagnetic wave आएगा यहाँ, ठीक है ना, electromagnetic wave are being uncharged are not deflected by electric and magnetic field, मतलब उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन है, the EM waves the oscillation और E and B are in same phase।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सेम एक ही पॉइंट में मिलती है, यहाँ पे देखो इसका मतलब होता है सेम फेज। बेशक आपसे परपेंडिकुलर एक नीचे से जा रही है एक ऊपर जा रही है, लेकिन ये मिलेगी एक ही पॉइंट, उसको बोलते हैं सेम फेज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इस साल भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप एसएस का एग्जाम देते हो उसमें भी ये सेम रहेगा, क्योंकि पैटर्न तो सेम है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सेम है, मिलता जुलता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आता है कि अगर आपसे कभी ये पूछे नेम द मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, तो असेंडिंग ऑर्डर में बताना है जी वेवलेंथ का। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का मतलब ये हो कि असेंडिंग ऑर्डर होता है पहले छोटी छोटी चीजें फिर बड़ी चीजें आएगी उसमें। तो यहां पर देखिए वेवलेंथ के अगर मैं बात करूं तो गामा रेज सबसे कम, फिर उससे कम क्या होता है एक्स रेज, फिर यूवी, फिर उसके बाद विजिबल, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और उसके बाद क्या आएगा रेडियो वेव। तो ये बोल रहे थे कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपने बताना है, तो ये गामा की इससे कम होती है, इसकी इससे कम होती है, इसकी इससे कम होती है, इसकी इसके कम होती है, और ये इससे कम होता है। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो किससे कम होती है, वो रेडियो वेव से कम होती है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि रेडियो वेव 10⁻³ में, और बाकी सारी चीजें 10⁻⁻², फिर 10⁻⁻5, फिर और पावर जो इंक्रीज होती है। और इससे भी इस वाले डायग्राम से भी वेवलेंथ का डायग्राम जहां पर ये होती है ना जो साइन वेव होती है जो बिल्कुल थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है ना, खुली सी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग हाई वेवलेंथ, फिर लार्ज वेवलेंथ। और जहां पर देखो यहाँ पर ये सारे के सारे जो वेरिएशन है, वेरिएशन यहाँ पे दूर दूर है, क्रस्ट और ट्रफ यहाँ पे दूर दूर है, और यहाँ पर जितनी वेरिएशन है वेरिएशन देखो क्लोज क्लोज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ है धीरे धीरे कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखो फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था इधर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, पर को फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है सॉरी, अरे को फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछा था कि नेम द मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आप ये भी लिख सकते हो। इसके साथ में अगर आपको वेवलेंथ याद होगी तो आप वेवलेंथ को भी ड्रॉ कर सकते हो। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहां पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं कि गिव 2 यूजेस ऑफ, हर एक वेव के दो दो यूजेस बताने, कौन कौन सी, इंफ्रारेड के। अगर मैं इंफ्रारेड के बारे में बात करूं तो इंफ्रारेड होती है हॉट वेव्स, ठीक है ना, ये सन क्या होता है इसका मेन सोर्स, जो सन से जो रेज आती है ना वो होती है इंफ्रारेड एक तरह की। इंफ्रारेड वो व्हाइट लाइट देखते हैं, आप बोलेंगे हम तो देखते हैं व्हाइट लाइट को देख पाते हैं हम लोग, एक वेव और भी आती है सन से, उसको इंफ्रारेड बोलते हैं, लेकिन जो फील होती है कि गर्म है ये। तो यहां पर देखिए इंफ्रारेड ये क्या किसके यूज होते हैं, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू सैटेलाइट बाय यूजिंग सोलर सेल। और दूसरा है इन वेदर फोरकास्टिंग थ्रू इंफ्रारेड फोटोग्राफी। फिर दूसरा है जी गामा रेज। गामा रेज का यूज करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर के लिए, और टू प्रिजर्व फूड स्टफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, खाना इससे नहीं सड़ता। अल्ट्रावायलेट, तीसरा देखिए, तीसरा पूछा था अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट होते हैं यूवी रेज। यूवी रेज टू स्टडी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के काम आती है, और कहां पे आता है, टू स्टेरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए ये यूज की जाती है। फिर रेडियो वेव, रेडियो वेव तो आपको पता ही है सिग्नल के लिए, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जितने मैसेज भेजने हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है फॉर एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एंड मरीन कम्युनिकेशन सिस्टम। एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन में तो देखो माइक्रोवेव इसमें यूज की जाती थी, और रेडियो वेव इसमें सेम यूज की जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि विजिबल से, तो विजिबल का यूज कहां किया जाता है, विजिबल तो पता ही हम लोग को, विजिबल व्हाइट लाइट, विजिबल को हम लोग बोल सकते हैं व्हाइट लाइट के नाम से, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट का यूज कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। फिर दूसरा आएगा कि इन फोटोग्राफी टू टेक पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर एक्सरे का यूज, एक्सरे का यूज देखो कहां पे यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर एंड स्टोन इन ह्यूमन बॉडी। तो एक्सरे का यूज तो आपने किया होगा, कभी ना कभी हड्डी टूटी होगी तो आपने एक्सरे का यूज किया होगा। सेकंड देखिए फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव गोल्ड एंड सिल्वर इन द बॉडी ऑफ स्मगलर। तो स्मगलर की बॉडी में गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल है, ऐसी क्या चीज किसी स्मगलर ने अपने पास रखी है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक डेरिवेशन है इसकी ये वाली मैक्सवेल वाली, और एक दूसरी डेरिवेशन है ट्रांसवर्स नेचर। तो इस डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो इस डेरिवेशन देखो लिखा हुआ है कि डिस्कस द इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड व्हाट मॉडिफिकेशन वाज गिवन बाय मैक्सवेल इन दिस लॉ। तो मैक्सवेल ने क्या मॉडिफाई दिया था, तो अगर हम बात करें एम्पियर सर्कुलर लॉ की, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था, लाइन इंटेग्रल ऑफ, ये वाली लाइन थी, ये था कि B डॉट डी एल
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये था म्यू नॉट इंटू आई। तो यही लाइन है, देखिए द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन को इस तरह से लिखा जाता है, क्लोज्ड इंटीग्रल जिसको कहते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। ठीक है ना, कोई क्लोज्ड पाथ है सारा साथ। थ्रेडिंग का मतलब क्या है? थ्रेडिंग का मतलब ऐसा कि भाई करंट, मान लो आप जैसे सुई में धागा डालते हैं ना हम लोग, तो सुई का जो छेद हुआ तो ऐसा समझ लो कि करंट क्या हुआ, करंट हुआ वो धागा। ठीक है ना, जैसे वो उसमें जाएगा तो वो टोटल करंट, ठीक है ना, पूरा पूरा सोर्स आया और करंट आपका एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, किसी छोटे से छेद से निकले, छोटे से होल से निकले, तो उसको बोलेंगे थ्रेडिंग, द क्लोज्ड पाथ। उस पूरे पाथ में से एक छोटी सी जगह से निकले। तो देखो एम्पियर ने तो ये बोला था कि बी डॉट डी एल इक्वल टू किसके इक्वल, म्यू नॉट आई के इक्वल। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला कि मैक्सवेल आर्ग्यूड दैट रिलेशन वन, इसको रिलेशन वन समझ लो, ये रिलेशन वन था। तो मैक्सवेल ने क्या बोला था कि ये जो रिलेशन है वो है इनकंसिस्टेंट, इसमें कुछ मिसिंग है टर्म, कुछ टर्म इसमें मिसिंग है। फिर क्या होता है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट। तो मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है, यहां पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये पैरेलल प्लेट है और पैरेलल प्लेट को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, और बैटरी के साथ मान लो यहाँ पे ये की है, ये की है और इसको हमने कनेक्ट किया इसके साथ। अब क्या होगा जी, धीरे धीरे इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, धीरे धीरे ड्यूरिंग चार्जिंग, देखो यहाँ पे जैसे ही इसमें करंट हम लोग छोड़ देंगे, एक बात याद रखना कि जैसे ये चार्ज हो जाएगा ना, ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर इसे करंट नहीं भेजेगा कहीं भी। लेकिन ड्यूरिंग चार्जिंग देखो यहाँ पे करंट जा रहा था, और करंट जो जा रहा है यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर इस वाले करंट, हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी वायर में करंट भेजते हो उसके चारों तरफ क्या बनती है, उसके चारों तरफ बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस, ये तो वायर है, इसमें कंडक्शन करंट गया, बोल सकते हो आप आईसी, इसमें कौन सा गया, कंडक्शन करंट। तो यहां से भी क्या होगा, आईसी होगा। लेकिन यहां पे अगर मैं इस वाले पॉइंट को ड्रॉ करूं और यहां पे इमेजिनरी इस वाले पॉइंट पे चेक करें, मान लो ये वाला पॉइंट आपने ले लिया आर पॉइंट, ये वाला, इस वाले पॉइंट पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है, और मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए देखिए, और यहां से यहां तक लिख लो स्मॉल आर, ये इसकी रेडियस है। इस वाले पॉइंट की अगर हमने, क्योंकि इसके बाहर क्या होगी, वायर के बाहर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये क्या बोलता है, एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलता है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू किसके इक्वल, म्यू नॉट इनटू आई, ये आ गया जिसके इक्वल। और अब क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि बी तो आएगा, बी डॉट डी एल कॉस थीटा, ये सब कुछ आएगा बाहर, तो ये हो गया जी डी एल, डी एल की जगह आएगा म्यू नॉट इनटू आई। और अब देखो यहाँ पे आई सी भी लिख सकते हैं आप, तो बी डी एल किसके इक्वल है, डी एल मतलब सर्कुलर पाथ है, तो डी एल का मतलब छोटे छोटे एलिमेंट जोड़ के ये बन जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो ये बनेगा म्यू नॉट इनटू आई सी, और ये वैल्यू बनेगी म्यू नॉट आई सी अपॉन ये बना जी 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे। लेकिन अब क्या होगा कि सेम यही कैपेसिटर हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, सेम कैपेसिटर। तो सेम कैपेसिटर देखिए, जब हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे इसको, जब यहां पर ड्रॉ कर, ये सारी बातें हो रही ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है ना। ड्यूरिंग चार्जिंग क्या हो रहा है कि इसमें करंट नहीं जा रहा है। अब क्या होगा, यहां पर मैं यहां पे बना रहा हूं सेम पॉजिटिव चार्ज, और ये अभी चार्ज ही हो रहा है, ठीक है ना, ये फुली चार्ज नहीं, फुली चार्ज हो तो बंद हो जाएगा, फिर ये ब्लॉक कर देता है पूरे सिस्टम में, इसमें करंट नहीं फ्लो करता, इवन वायर में भी करंट नहीं जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रू द टैपिंग की ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर देयर इज नो कंडक्शन करंट इन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट इसके बीच में नहीं जाएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग एट एनी इंस्टेंट आई बी द कंडक्शन करंट इन द वायर, करंट में होगा और ये वो प्रोड्यूस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने इस पॉइंट पे चेक कर ली, तो ये आई जी हमारी कितनी, म्यू नॉट आई। अब क्या होता है, एक रूल ये है कि सरफेस चाहे जैसा मर्जी हो, ठीक है ना, इफ वी टेक एनी टाइप ऑफ सरफेस, सरफेस तो कैसे हो सकता है, ये ओपन सरफेस था, ये सॉरी ये क्लोज सरफेस था, इस तरह का था, सरफेस की शेप पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए इस फॉर्मूले का, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए सेम। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग ऐसा सरफेस लेते हैं, कौन सा सरफेस, लाइक हम लोग लेते हैं जी ये वाला सरफेस, मान लो टिफिन बॉक्स सरफेस लेते हैं कोई, टिफिन बॉक्स सरफेस का मतलब हुआ कि हमने इस बार सरफेस को ऐसा लिया, ये हमने ले लिया जी सरफेस को ऐसा, एक टिफिन बनाया।
और टिफिन जो सरफेस बनाया टिफिन वाला, तो बाकी रेडियस वगैरह तो इसकी सेम थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जो करंट जा रहा था, करंट आईसी जा रहा था और आईसी इसका करंट आ रहा था। अब क्या होता है कि जब हमने टिफिन बॉक्स वाला सरफेस लिया, तो सरफेस में कहां पर देखा जाता है कि एंडिंग पॉइंट पे क्या यहां से करंट थ्रेड हो रहा है, क्या करंट यहां पे निकल रहा है। लाइक ये इस तरह का सरफेस है, पहले हमने सिंपल सरफेस लिया, अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस तरह का हमने सरफेस लिया, तो यहां पर देखिए इस वाले सरफेस में मान लो ये करंट है, तो क्या ये वैल्यू जो ये वाला पॉइंट, क्या इस वाले पॉइंट पे इस साइड से इस वाले सरफेस से करंट बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इस केस में जैसे हमने पढ़ा था कि यहां से ये करंट नहीं दिखता। कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट। यहां पे करंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से करंट आ रहा है लेकिन थ्रेडिंग नहीं है, किसी एक पॉइंट से, जैसे ठीक है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि धागे को डालना है सुई में, तो यहां से करंट नहीं अपीयर होता। यहां पे क्या हो रहा है, करंट यहां तक शो हो रहा है लेकिन यहां से आगे करंट शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं तो देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है हमारा। आंसर देखो, एम्पियर सर्किट लॉ का अगर मैं लगाऊं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कंडक्शन। करंट तो है ही नहीं, तो करंट की जगह क्या लिखूं? जीरो। करंट की जगह जीरो लिख लूं तो ये तो सिंपल इतना ही बन रहा था, डी एल, और इसको कॉस थीटा बने, कॉस थीटा जीरो। सब कुछ सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये हो गया जी आपका जीरो। बी इज इक्वल टू बना 2 पाई आर, और रेडियस उसकी सेम ही रहेगी, ठीक है ना, रेडियस को आपने सेम ही रखना है। तो बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू आई 0.2 पाई आर। तो बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू आई जीरो। तो यहां पर देखो, एक बार हमारी बी की वैल्यू आई जब हमने डिफरेंस सरफेस लिया, तब हमारी बी की वैल्यू आई म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई आर। और दूसरी बार जब हमने सरफेस डिफरेंट लिया टिफिन बॉक्स, ठीक है ना, टिफिन बॉक्स है, देखो ये ढक्कन इसका ओपन है, ये वाला इसका क्या है, क्लोज्ड है। तो जब हमने ये काम किया तो यहां से आगे करंट तो थ्रेड नहीं हो रहा था, करंट तो यहां से आगे तो निकल ही नहीं रहा था करंट। इधर से बेशक करंट आ रहा है लेकिन आगे से करंट नहीं निकल रहा है, वो एक नई फॉर्म बना रहा है, अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो करंट तो नहीं आ रहा, लेकिन करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्पियर सर्किट लॉ में हमारा आंसर क्या है, जीरो। तो ये आया जी जीरो, और ये आया हमारा म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई आर के इक्वल। तो यहां पे मैक्सवेल ने बोला कि मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व किया कि बोलते कि दोनों सरफेस है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मिसिंग है सर। फिर मैक्सवेल ने यहाँ पे ये लाइन लिखी थी कि मैक्सवेल आर्ग्यूड दैट द अबव इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किल लॉ मस्ट बी ड्यू टू समथिंग मिसिंग। कुछ ना कोई चीज क्या है उधर, उधर मिसिंग है कोई टर्म। फिर उन्होंने बोलता कि मिसिंग टर्म मस्ट बी रिलेटेड टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इट गेट्स द सेम, यहां पर है लिखा हुआ है अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये जी मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड विद वट एवर सो द सरफेस यूज्ड। ठीक है, यहां पे सरफेस यूज्ड, ये थोड़ा सा मिसिंग है, सरफेस यूज्ड लिख सकते हैं आप, सरफेस यूज्ड। क्लियर है इतना? तो ये था इनकंसिस्टेंसी ऑफ मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने इसको आगे किस तरह से लेके, तो मैक्सवेल ने बोला कुछ ना कुछ मिसिंग है, और बोलते कि जो जो मिसिंग है वो चीज वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर, ये है जी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको बनानी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड। वो कुछ ना उसका रिश्ता ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा ही होगा। और जब ये पता लगा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिश्ता मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, तब बनी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये था वो रेवोल्यूशन जिसकी वजह से आज इंटरनेट की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति आई। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अब बताते हैं, यहां तक तो हमने बता दें इनकंसिस्टेंसी क्या थी भाई, दोनों सरफेस में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। नेक्स्ट मैक्सवेल इसको फर्दर आगे कैसे ले गया था, तो इसके बाद देखिए अब उसने मॉडिफिकेशन क्या की थी मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन की थी, ही नोटिस दैट मिसिंग टर्म मस्ट बी रिलेटेड टू क्वांटिटी व्हिच इज पासिंग थ्रू द टिफिन बॉक्स सरफेस दैट इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाय। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये इस तरह से था, ये पॉजिटिव 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 जैसे मैंने आपसे कहा था, और इधर था जी नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये वाली नेगेटिव वाली प्लेट थी। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सरफेस जो हमने यूज किया था, सरफेस यूज कौन सा किया था, टिफिन बॉक्स सरफेस यूज किया था। तो टिफिन बॉक्स सरफेस जो यूज किया था, यहां से क्या हो रही थी अपेयर, यहां से निकल रही थी चार्ज, क्या हो रहा था, चेंज। तो चार्ज चेंज हो रही, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि इसके बीच यहां से करंट नहीं निकल रहा था, यहां से क्या निकल रहा था, यहां से निकल रहा था जी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये, और इसके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही थी वो थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं सिग्मा के बारे में बात करूं, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्या होगा जी, अब ये होगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रही थी दूसरी वाली एंड की तरफ, वो चेंजिंग थी, ठीक है ना, वो चेंज हो रही। क्यों? चार्ज चेंज हो रहा था। तो चार्ज चेंज हो रहा था, चेंज क्या हो रहा था? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो ये बना ई की जगह Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या आएगा? ये आएगा ए। इससे कट कर लेते हैं इसको, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचा? ये बचा जी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये तो चेंज हो रहा था, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब मैं इसकी करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये आएगा डी फाई ई। तो आप इसको फाई ई भी लिख सकते हो, फाई ई भी लिख सकते हो। तो डी फाई ई, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा बाहर, ये बना डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये बनेगा जी डी फाई ई अपॉन डी टी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह आएगा आई डी। आई डी आया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई डी जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा आया है, तो इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये बना जी आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये है वो डिस्प्लेसमेंट करंट, ये है वो मिसिंग टर्म। और मैक्सवेल ने लास्ट में क्या बोलता है? मैक्सवेल ने बोलता है कि जो एम्पियर का सर्कुलर लॉ है वी डॉट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक टर्म जो मिसिंग थी वो ये था कि म्यू नॉट तो इसमें आएगा ही आएगा, और इसमें कंडक्शन करंट भी आएगा। कंडक्शन करंट के साथ में जो प्लस होगा वो कौन सा करंट होगा? वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप यहां पे लिख सकते हो आई डी। ये थी, इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और मैक्सवेल मॉडिफिकेशन, ये थी मैक्सवेल की मॉडिफिकेशन। तो मैक्सवेल ने ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से एक करंट तो होगा ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक करंट की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ पे करंट की वजह से कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों आपस में होगी, और आईसी के साथ साथ में क्या होगी? जो मिसिंग टर्म थी वो थी डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो इस तरह से आप इस डेरिवेशन को जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप परफॉर्म कर सकते हो इजीली। बस आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि सरफेस कौन सा लिया जा रहा है और क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इसके साथ में एडिशन में था, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट वेलोसिटी इन वैक्यूम डिपेंड्स। ठीक है ना? तो ये बोल रहा है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कंसिस्ट करती है? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंसिस्ट करती है। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें ओसिलेट करती रहती है। कैसे? परपेंडिकुलर, ठीक है ना? तो यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक फील्ड ऊपर होगी और दूसरी फील्ड क्या होगी? उसके निचली साइड से होगी, और इस तरह से, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा था कि दो सांप है, एक सांप ऐसे को जाएगा, एक सांप ऐसे ऊपर से आएगा, ठीक है? और ये मूव करेगी कौन सी डायरेक्शन में? तीसरी डायरेक्शन में। अगर बाय जेड में तो एक्स में होगी, अगर एक्स बाय में होगी तो जेड में होगी, और अगर हम बोलें कि एक्स बाय में तो जेड वाली डायरेक्शन में होगी। फिर ये दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा पार्ट है ऑन व्हाट फैक्टर डज इट वेलोसिटी इन वैक्यूम डिपेंड। तो ये बोल रहे कि वैक्यूम में कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? हमें पता है कि वेलोसिटी इन वैक्यूम इज कांस्टेंट डिनोटेड बाय सी। वेलोसिटी तो रहती है उसकी कांस्टेंट, और उसको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ द वैक्यूम परमेबिलिटी, ये वाला है C इज इक्वल टू 1/100 एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से पहली बार पता लगा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और सॉरी यहां से एक लाइट का रिलेशन लग गया था पता है कि भाई लाइट भी क्या एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक तरह की डेरिवेशन है। शो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हमने बताना है कि टू प्रूव क्या करना है इसमें? टू प्रूव करना है
कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी को हम लोग यू ई से डिनोट करते हैं और इसकी डेंसिटी को हम लोग म्यू बी, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए हमें क्या पता है कि एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं जी यू ई से, और ये आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू है। तो देखिए हमें पता है कि आरएमएस वैल्यू को किस तरह से लिखा जाता है, आरएमएस वैल्यू को लिखा जाता है ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर टू। ये पीक वैल्यू, एक आरएमएस वैल्यू और एक क्या होती है पीक वैल्यू। इसकी वैल्यू को इसमें डाल दो, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को डाल दो, तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट रहेगा एज इट इज, आरएमएस की जगह लिखेंगे ई नॉट अपॉन रूट टू का स्क्वायर। ये बना जी, ये बनेगा हाफ की जगह हाफ, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा ई नॉट का स्क्वायर अपॉन ये आएगा 2। ये लास्ट में देखिए बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये जी इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 के इक्वल हमें दूसरी वैल्यू को बराबर करना है, इक्वल करना है। तो दूसरी इक्वेशन में क्या आएगा, ये थी एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आएगा जी, ये होता है हाफ टू म्यू नॉट, और ये होता है बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है बी आर एम एस का स्क्वायर। और बी आर एम एस किसके इक्वल होता है, बी आर एम एस होता है सिमिलरली बी नॉट अपॉन रूट टू के इक्वल। अब इसकी वैल्यू को भी सेम इसमें डाल देंगे, तो इसमें डालने के बाद देखिए क्या आएगा, ये आएगा म्यू टाइम्स बी इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट, और बी आर एम एस की जगह आएगा जी बी नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। ये बनेगा म्यू बी इज इक्वल टू, सब कुछ अगर मैं सॉल्व करूं ये बना हाफ म्यू नॉट और बी नॉट का स्क्वायर। अब एक रिलेशन और हमें पता है कि C इज इक्वल टू होता है किसके इक्वल, ई नॉट अपॉन बी नॉट के इक्वल। तो बी नॉट किसके इक्वल आया, तो बी नॉट आया जी, ये आया ई नॉट अपॉन सी। अब इसकी वैल्यू को फर्दर इसमें डाल देते हैं, तो इसकी वैल्यू को फर्दर इसमें डालने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा जी 1/4 और ये आएगा म्यू नॉट, ये है म्यू, ठीक है ना, परमेबिलिटी म्यू नॉट, और बी नॉट की जगह वैल्यू डालते हैं ई नॉट अपॉन सी, तो ये बना ई नॉट का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। अब सी किसके इक्वल होता है, सी होता था 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो सी स्क्वायर हो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट की अगर वैल्यू लिखें तो सी स्क्वायर की वैल्यू आई ये वाली, तो सी स्क्वायर की वैल्यू को इसमें डाल दो, इसमें डालने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा यू बी इज इक्वल टू, ये बनेगा जी यू बी इज इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है, ठीक है ना, म्यू नॉट, और ये बनेगा जी ई नॉट का स्क्वायर, और ये आएगा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। तो देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसल्ड आउट, और ये क्या बना, ये बना मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है उसको हमने किसके इक्वल बना दिया, उसको हमने बना दिया जी किसके इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कहां पर है, यहां पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि ये बन गया है किसके इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। तो आप बोल सकते हो एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी सी, ये प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्रॉपर्टी में लिख भी सकते हो। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आपने, 3 नंबर का क्वेश्चन ये कभी भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब हुआ, जैसे कि मैंने बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में होती है परपेंडिकुलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की, जिस डायरेक्शन में वेव ने मिलकर जाना है, ठीक है ना। जैसे दो नदी आई, दो नदी परपेंडिकुलर है, वो तीसरे के साथ में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पर
ओके जी, तो देखिए ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है आपस में कैसे परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, साइनसॉइडल वेरिएशन होता है उसके बीच में। लेकिन ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि जो इनका वेरिएशन है वो किसके साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके साथ, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यहां पे हम लोग उल्टा प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब दूसरा क्या ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया कि पैरेलल है। यहां पर देखिए, सॉरी, हम लोग यहाँ पे ये शो करेंगे कि ये इसके क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल नहीं है। ये हम लोग लास्ट में प्रूव करेंगे। और जब हमने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए एक पैरेलल पाइप बनाऊंगा। देखो ये कैसे, ये आपको इस तरह से समझ आएगा कि लाइक ये इस तरह से आपने बनाना है, एक क्यूबॉइड बनाना है। तो एक जो क्यूबॉइड हम लोग बनाएंगे, तो क्यूबॉइड में देखिए, क्यूबॉइड में एक्सिस ले लेते हैं, ये वाला ये है जी वाई एक्सिस, और इसको समझ लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं कौन सा, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। अब क्या होगा, इसमें जो ये प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो ये क्या लिखा, यहाँ पर लिखा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब साइन वाली वेव नहीं होगी, ऐसी ऐसी वाली वेव नहीं होगी। अब कौन सी वेव है, प्लेन, ये वेव जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाली वेव, ये वाला इस तरह से शीट। ये सोच चलो कि प्लेन वेव इस तरह क्या है, शीट है। पहले टी इक्वल टू जीरो पे थी वो यहां पर, टी इक्वल टू जीरो पे थी वो यहां पर, और कुछ टाइम बाद आफ्टर टाइम टी वो वेव फ्रंट पहुंच गया जी यहां, आफ्टर टाइम टी। इसको आप बोल सकते हो प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट में देखो पहले ये वेव फ्रंट यहां पे था, और आफ्टर टाइम टी ये वाला वेव फ्रंट पहुंच गया जी दूसरी जगह पे। जब ये दूसरी जगह पहुंचा तो सबसे पहले तो इसको नामकरण कर देते इसका। तो मान लीजिए मैंने इसको लिख लिया ए बी सी और डी, फिर इसको लिख लिया ओ, फिर इसको लिख लिया ई एफ जी, और इसको लिख लिया, हो गया इसका ये सारे सारे ए बी सी डी ई एफ जी। अब यहाँ पे बहुत सारे फेस है, लेकिन प्लेन वेव फ्रंट मूव करा बाय जेड प्लेन में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो देखो, ये बोल रहे कि कंसीडर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस बार ऐसी वाली नहीं, इस बार कैसी है, शीट वाली, प्लेन है, ठीक है ना। पहले वो इस वाले पॉइंट पे थी, फिर वो गई आफ्टर टाइम टी, वो यहाँ पहुंच गई, ये आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद वो इधर पहुंच गई आफ्टर टाइम टी, ये वेव फ्रंट यहां से यहां पहुंच गए। तो देखिए दूसरा क्या लिखा है कि एक्स वाई जेड प्लेन में, तो वाई जेड प्लेन ये हुआ, एक्स एक्सिस में वो मूव कर रहा है आगे। फिर एबीसीडी, राइट ऑफ द एबीसीडी इज जीरो, लेफ्ट इट विल बी डिपेंड अपॉन एक्स एंड टी। तो ये बोल रहे कि बोलते कि इसके जो राइट में, ठीक है ना, एबीसीडी के राइट में, यहां से आगे नहीं है, यहां से आगे क्या होगा, यहां से आगे जीरो, और क्या है जीरो यहाँ पे, इट्स वेव फ्रंट, और इसकी जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यहां से आगे है जीरो, इस साइड को डिपेंड करता है, बोलते कि टाइम कितना उसको लगा था। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स अक्रॉस द पैरेलल पाइप है ये ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारा सारा हमारा क्या है, एक पैरेलल पाइप है, ये है जी जीरो। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम में क्या होगा कि जितना फ्लक्स इसमें आ रहा है उतना ही फ्लक्स इसमें क्या हो रहा है, जा रहा है। तो तब क्या होता है, तब फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। याद रखना आपने, कोई भी ऐसी शेप हो जिसमें एंट्रिंग फ्लक्स इज इक्वल टू लीविंग फ्लक्स हो तो वो जीरो हो जाता है। यहां पर ये बोलेगा कि गॉस लॉ ये बोलेगा कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में किसके इक्वल है, ये है जीरो के इक्वल। अब यहां पर आपने क्लोज सरफेस लिखा, लेकिन इस तरह से देखिए यहां पे कितने फेस है। अगर मैं ओपन सरफेस लूं, ओपन सरफेस लूंगा तो आप में पता है कि 6 फेस होते हैं। किसी भी क्यूबॉइड को देखो, पैरेलल पाइप देखो, उसमें 6 फेस देखने को मिलेंगे। तो पहला फेस देखिए, पहला फेस में यहाँ पे लिख रहा हूं, तो पहला फेस है जी हमारा कौन सा, इसमें ओपन लिखना है, आपने क्लोज नहीं करना। पहला फेस है सामने वाला, लिख लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये आएगा ई डॉट डी एस, फिर प्लस, फिर प्लस के साथ में देखिए दूसरा वाला कौन सा है, उसके सामने वाला, ठीक है ना, उसके बैक में
आपने पेयर बनाने हैं सामने वाले को उसके साथ में। तो ये है जी आपका OGEF, ये आएगा E.DS, फिर प्लस, फिर उसके बाद वाला फेस जो आएगा, उसके बाद वाला फेस, नीचे वाला फेस देखो OCDG में E.DS प्लस, इसके सामने वाला फेस ऊपर वाला फेस है AEFB, और इस जगह आएगा E.DS, और उसके आगे वाला फेस देखिए, अब एक फ्रंट वाला है और एक उसके बैक वाला फेस है। तो फ्रंट वाला फेस मैं लिख रहा हूं GDAE, इसमें भी होगा E.DS प्लस, इसके साथ वाला, इसके बैक वाला फेस है जी OCBF, ये आएगा E.DS इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नाउ ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, आप ब्रैकेट, ये इंटेग्रल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपने, ये ब्रैकेट है। अब क्या होगा कि ये बोल रहे हैं कि देखो E does not depends upon the Y and Z, therefore contribution to the total electric flux from the front Y and Z will be cancelled out। अच्छा जी, तो इसके बाद देखिए, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद देखो ये बनेगा जी ABCD, ये बनेगा EDS cos 0 डिग्री, ये वाला फेस आगे की तरफ है। फिर नेक्स्ट वाला फेस किस तरफ है, OGEF, ये वाला फेस अपोजिट, S का मतलब उसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया इन दी डायरेक्शन ऑफ ये, तब लिखा है यहाँ पे 0 डिग्री। और ये वाले फेस का अगर मैं सरफेस करूँ तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आएगा E, आप इसको EX लिख लो, इसको लिख लो EX डैश लिख लो, और ये आएगा DS, लेकिन इसका एंगल बनेगा cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री के बाद यहाँ पर देखिए दूसरे वाले टर्म में क्या आएगा, दूसरे वाले टर्म में आएगा प्लस, और इसके साथ में OCDG EDS, ये बना cos 90 डिग्री। फिर इसके साथ में ये है जी AEFB, और ये बनेगा EDS cos 90 डिग्री। फिर इसके साथ में भी ये बनेगा EDS cos 90 डिग्री GDAE प्लस, इसके साथ में देखिए इसका भी ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये वाला सरफेस देखो, इसका सरफेस बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है देखो, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। इसमें S की वैल्यू ऊपर को, सरफेस एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं, एरिया वेक्टर ऊपर को, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इन दिस डायरेक्शन, तो ये भी बनेगा 90 डिग्री। ये भी हो गया। एक लास्ट वाला देखिए OCBE, ये बन गया EDS cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो ये सारे के सारे देखिए ये बनेंगे 0 के इक्वल, और सिर्फ दो ही टर्म, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगी सिर्फ एक टर्म हमारे पास, तो ये आएगा EX DS, यहाँ पे S लिखना है, DS cos 0 होता है 1 के इक्वल, और ये आएगा जी प्लस EX डैश लिख लीजिए उसको, और ये होगा DS, और ये आएगा -1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। ओके जी, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद EX DS माइनस यहाँ पे प्लस था, तो ये क्या होगा माइनस ऑफ EX को बाहर ले लो, और ये होगा जी DS, और ये आएगा 0 के इक्वल। नाउ EX और इसको सरफेस एरिया S सेम है, देखो ये वाला सरफेस एरिया और ये वाला सरफेस एरिया सेम, तो ये आएगा EX डैश S इज इक्वल टू 0। फिर S को कॉमन ले लो बाहर, तो ये बना EX माइनस EX डैश इज इक्वल टू 0 के इक्वल। और यहाँ पर S तो 0 नहीं हो सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा जी EX माइनस EX डैश को होना पड़ेगा 0 के इक्वल। तो अगर ये 0 के इक्वल लिख लिया तो हम लिख सकते हैं इसको EX इज इक्वल टू EX डैश के इक्वल। इसका मतलब ये हो कि EX इधर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो, देखो यहाँ पर लाइन लिखिए, सिंस S इज नॉट इक्वल टू 0, सरफेस एरिया तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या हो गया 0। द पॉसिबिलिटी ऑफ EX इज इक्वल टू EX प्रेडिक्ट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट है,
यहाँ भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। बट स्टैटिक फील्ड कैन नॉट जनरेट या कैन नॉट प्रोपगेट अ वेव, कोई वेव नहीं बना सकती। देयरफॉर इसको क्या लिखना पड़ेगा, जीरो। इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके पैरेलल में नहीं है। नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इट मींस, इसका मतलब ये हो कि अगर वो पैरेलल में नहीं है, वो कंपोनेंट नहीं है उसके पैरेलल में, तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो सीधी सी बात है, तो हम लोग लिखेंगे इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन की थी। सिमिलर अगर आप डेरिवेशन करोगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी यही रिजल्ट आएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये थे 3 डेरिवेशन, पहली मैक्सवेल वाली, दूसरी एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की, और तीसरी है ट्रांसवर्स नेचर। तो अगर आप 3 डेरिवेशन पढ़ते हो, अगर डेरिवेशन कभी कोई भी डेरिवेशन अगर आएगी तो इन्हीं 3 डेरिवेशन में से आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। फाइव। तो आप बता सकते हो कि स्मॉल जो ओजोन लेयर है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस उसके ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द मोस्ट ऑफ द सन हार्मफुल लाइट। पहले तो यूवी रेडिएशन, ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, लोअर क्लासेस में, रेडिएशन और प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द रीचिंग अर्थ सरफेस। फिर दूसरा है विदाउट दिस प्रोटेक्शन शील्ड, अगर यूवी रेज इंक्रीज होगी तो उसके डैमेज करेगी लिविंग सेल को, स्किन कैंसर को कॉज कर सकती है, और वीकन इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, और प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग और मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ अनसस्टेनेबल। ठीक है ना। तो बस ये है रीजन, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसी तरह का क्वेश्चन कि इफ अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर वुड इट एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर देन व्हाट इट इज नाउ, एक्सप्लेन। ठीक है ना। तो ये सोच चलो कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बचपन में पढ़ाया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये सोच के चलो कि एक कंबल है, ठीक है ना, जो हम लोगों को बचाता है ठंड से। तो जो कंबल है ग्रीन हाउस का कंबल, ग्रीन कंबल के नाम से जाना जाता है। तो इफ अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है डिफरेंट तरह की लेयर्स होती है। ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, आइनोस्फेयर होता है, यहाँ से लेके 500 किलोमीटर तक एक कंबल है, यहाँ से लेके 500 किलोमीटर तक एक कंबल है। तो यहाँ पर इसके यूज देखो क्या होगा, इससे टेम्परेचर क्या होगा। इफ अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर वुड बी लोअर देन इट इज नाउ बिकॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना। उसका टेम्परेचर बोलते हैं कि और गिर जाएगा, क्योंकि वो हम लोगों को थोड़ा सा क्या अर्थ में क्या रहता है, टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन करके रहता है। आपने सुना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप डिफरेंट तरह की वेजिटेबल, सब्जियों को उगा सकते हैं, ऐसी सब्जियां भी उगा सकते हैं जिनका सीजन नहीं है। ठीक है ना। सीजनेबल थिंग अगर नहीं हो तो बाकी जो आपको सब्जियां आती है वो ग्रीन हाउस वाली सब्जियां आती है। फिर विच ट्रैप्स हीट एंड कीप्स द प्लांट वार्म एंड वुड बी अपसेंट। फिर लिखा है द एटमोस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट retaining thermal radiation from the earth's surface especially at night and preventing it from the escaping into space. Without this insulation the earth would lose heat rapidly leading to the significantly colder average temperature. तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन होने से ये सोच लो कि प्लांट की ग्रोथ तो होगी नहीं, और बाकी प्लांट की ग्रोथ अगर नहीं हुई तो पानी भी जम जाएगा, हर चीज जम जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए तो उसमें यूजेस हमने पढ़े, तो यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोडक्शन की, किस तरह से बनाई जाती है एक्सरे, गामा रेज और माइक्रोवेव। तो ये क्वेश्चन इकट्ठे भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी प्रोडक्शन भी पूछी जा सकती है, और आपसे पूछा जा सकता है उसके यूजेस भी। तो यहाँ पर देखिए एक्सरे की अगर मैं बात करूं, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड सडनली ऑन अ मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। फिर दूसरा तरीका इसका है व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी लेवल विद इन एन एटम। ठीक है ना। जब हायर एनर्जी से जंप करेगी इसमें लोअर में, तो वो एक्स रेज रेडिएट कर सकते हैं। फिर गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय द रेडियो एक्टिव डीके। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो उनमें से एक रे गामा रेडियो एक्टिव डीके भी निकलती है। एटम न्यूक्लियाई एंड द डीके ऑफ अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब नेमली क्लाइस्टोन्स और मैग्नेट्रॉन्स और गन डायोड। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ किसका, एक्स रेज, गामा रेज और माइक्रोवेव का। तो इसके साथ में आपको यूजेस भी पता होना चाहिए, क्योंकि
क्वेश्चन 3 मार्क्स का जब आएगा तो वो थोड़ा सा 2-3 पार्ट में आएगा। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, शायद हमने पहले भी किया था, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये है कि बीच में कलर भी दिए गए। अरेंज द फॉलोइंग रेडिएशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ: गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, रेड लाइट, येलो लाइट, रेडियो वेव्स और यूवी रेज। तो देखिए, अगर बात कर रहे हैं, ये बोल रहे कि रेडिएशन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा पहले लिखना है, फिर उसके बाद छोटे छोटे लिखना है। तो रेडियो वेव्स होती है, सबसे ज्यादा इंफ्रारेड आता है उसके बाद, और विजिबल लाइट में अगर बात करें तो रेड कलर की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा, येलो कलर की उससे कम, तो इसलिए यहां पर लिखा। और अल्ट्रावायलेट क्या होता है? अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ होती कम। गामा की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेकिन वेवलेंथ सबसे कम, इसलिए हमने इस तरह से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज ने सबसे पहले, अगर आपको हैरानी होगी, 1887, अगर मैं बात करूं 1887, तो इमेजिन करो कि आज 2025, तो 25 के आज से 10-15 साल पहले हमने इस वेव का यूज करना सीखा। और इसकी इन्वेंशन कब शुरू हो गई थी? इसकी इन्वेंशन हुई थी 1887 में। तब से लेके इतनी साल लगे इसके एप्लीकेशन को बनने में, इतनी सालों की मेहनत है, तब जाकर हम लोग यूज कर पा रहे हैं इंटरनेट। व्हाट्सएप के आप मजे ले रहे हो, फेसबुक के आप मजे ले रहे हो, या कोई भी ऐसे, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के जो आप मजे ले रहे हो, वो इतनी साल लगे इसको बनने में। तो हर्ट्ज आपको बताए कि हर्ट्ज क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर देखिए हर्ट्ज ने क्या किया था, हर्ट्ज ने 2 मेटल प्लेट ली थी, ए और बी। तो 2 मेटल प्लेट जो ये वर्क करे, देखो 2 मेटल प्लेट ये काम करे किसके? कैपेसिटर की तरह काम करेगी। कैपेसिटर, एक तरफ मान लो पॉजिटिव एंड और एक तरफ इसका नेगेटिव एंड, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर की तरह काम करे सी, और यहाँ पे इंडक्शन कॉइल है, इंडक्शन कॉइल काम करा एल की तरह। पूरा का पूरा जो सेटअप था, इसका सेटअप था एलसी ऑसिलेटर। इसीलिए इसमें क्या होगा, इंडक्शन कॉइल से हाई वोल्टेज को पास करेंगे, वोल्टेज को पास करने के बाद वो स्फेयर, यहाँ पर है 2 स्फेयर, एक S1 और यहाँ पे मेटेलिक स्फेयर रखे हुए, तो इनके बीच में स्पार्क जनरेट हो गया, और स्पार्क जनरेट होने से हर्ट्ज ने क्या किया था, उसको डिटेक्ट किया था एक पॉइंट पे। अब क्या होता, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो थी 1/2 पाई एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की थी हर्ट्ज ने, फ्रीक्वेंसी जनरेट की थी 5 × 10⁻⁷ हर्ट्ज की। और हमें पता वेवलेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वेवलेंथ होगी C अपॉन न्यू। तो C अपॉन न्यू, तो ये आएगा 3 × 10⁸, 5 × 10⁻⁷। तो ये बना जी, कितना बना ये, तो 1 पावर ये 3, ये बना 6 मीटर के करीब। तो हर्ट्ज ने जो पहली वेवलेंथ कितनी दूर तक गई थी, वो थी 6 मीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई थी। और ये ही ऑब्जर्व द स्पार्क, ये सारी बातें इसी एक्सपेरिमेंट की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट के बाद इजीली आपने इसको पढ़ना है। और थ्योरी मैंने आपको बता दी कि ये एक तरह का एलसी ऑसिलेटर था जिसमें स्पार्क जनरेट हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो एयर थी वो क्या हो रही थी, वो हो रही थी आयोनाइज्ड होने के बाद वो जनरेट कर रही थी स्पार्क, और उसको डिटेक्ट किया इसके थ्रू। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसी में से ही आएगा आपको फाइनल में भी। डेरिवेशन में हमने प्रैक्टिस की और हमने थियोरेटिकल पोर्शन भी डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। और हाँ, प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूले। प्लेलिस्ट आपने डिफरेंट, मैथ्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, फिजिक्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूले। और फिर मिलेंगे एक नई यूनिट के साथ, और जो इजी भी हो और जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।